चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस लेक्चर। आशा करते हैं कि आप लोगों ने आगे के चैप्टर्स के सीरीज़ हमने जो बोर्ड के लिए स्पेशली रिकॉर्ड की है वो देखी होगी और उसमें से आपको हेल्प मिली होगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम लेके आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एमसीक्यू सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई। आपको कुछ ऐसा बोला है, व्हेन एवर a magnet is moved either towards or away from conducting coil and EMF is induced. The magnitude of EMF is independent of, मतलब फैराडेज लॉ के हिसाब से ये कोई भी कंडक्टिंग कॉइल के नज़दीक या दूर अगर आप मैग्नेट को लाते हो या ले जाते हो तो क्या चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, जिस वजह से क्या जनरेट होता है, EMF जनरेट होता है। ये किस चीज़ से इंडिपेंडेंट है, इसका एक फॉर्मूला हमें पता है रूल के हिसाब से, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे अगर आप फ्लक्स की वैल्यू रखते हो तो फॉर्मूला के हिसाब से बनता है बी ए डिवाइड बाई टाइम टी। तो ये अगर फॉर्मूला को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई ये किस चीज़ से इंडिपेंडेंट है। पहला ऑप्शन आपको दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो भाई नहीं आएगा क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा दिया कि भाई जो इसकी मूवमेंट की स्पीड है उसके ऊपर, तो स्टूडेंट्स ये भी नहीं आता है क्योंकि फैराडे का जो स्टेटमेंट था उसमें ही आया था कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना आप ज़्यादा स्पीड में मूवमेंट करवाओगे उतना ही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज़्यादा अमाउंट का जनरेट होगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होने से क्या ज़्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो थर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे सीधा सीधा देखते बनता है कि उसके ऊपर भी डिपेंडेंट कर रहा है। आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, जो कि ये फॉर्मूला में कहीं भी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक स्क्वायर कॉइल है जिसका एरिया आप लोगों को देके रखा हुआ है कि 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है, जिसका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं हम। उसकी इंटेंसिटी 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर दी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, बेसिक फार्मूला फाई इज इक्वल टू बी ए। बी आपको देके रखा है 10⁻³, ए कितना है -2, कुछ नहीं बोला है, तो एरिया वेक्टर एंड फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में ही है, cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 10 वेबर, मतलब कि ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, थर्ड नंबर का एमसीक्यू। आप लोगों को बोला हुआ है कि एक सर्कुलर लूप जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, बी जितना है वो मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू दी फील्ड, मतलब ये सर्कुलर लूप है तो इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री के एंगल पे रहता है भाई, 90 डिग्री पे रहता है। इस हिसाब से इसको अरेंज किया हुआ है, मतलब इसका एरिया वेक्टर किसकी डायरेक्शन में आता होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी की, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाता है। अब ये जो कॉइल स्टार्टिंग में बहुत बड़ा है, बाद में वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक हो जाने की वजह से उसका एरिया डिक्रीज होता है, मतलब कि πr² के हिसाब से रेडियस भी डिक्रीज हो जाती है। वो जो रेडियस डिक्रीज हो रही है उसका रेट हमें दिया है कि वो डिक्रीज हो रही है dr/dt से। एरिया चेंज होगा तो वहाँ से फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये वाले केस में ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है वो हमें एज्यूम करना है। नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं बोला है तो हम मान लेंगे कि एक जितने हैं। क्या करेंगे, बेसिक फैराडे का फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू -n तो 1 है d∅/dt। फ्लक्स की कैलकुलेशन कर लेता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ऑफ कॉइल कितना हो जाता है πr²। चलो तो यहाँ पे रख देता है कि भाई d/dt, फाई मतलब बी, ए मतलब πr²। अब जो चीज़ कांस्टेंट है बी एंड पाई उसको बाहर निकाल लेते हैं, नेगेटिव b πd/r²/dt। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ध्यान में देने का कि जैसे ही हम ये टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं dr² dt, तो यहाँ पे
फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा पावर का, एंड सेकंड डिफरेंशिएशन होगा वेरिएबल रेडियस आर का। तो पहले अगर हम पावर का डिफरेंशिएशन करें तो माइनस बी पाई, 2 आगे आ जाएगा, 2r हो जाएगा, एंड देन आफ्टर ये वेरिएबल r का विथ रिस्पेक्ट टू t जो कि होता है dr बाई dt। तो इस हिसाब से इसका जो है डिफरेंशिएशन होगा। तो कंबाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस 2 पाई बी आर डी आर बाई डी टी। तो ये जो होगा वो ईएमएफ हो जाएगा। न्यूमेरिकली अगर आप देखते हैं तो खाली मैग्नीट्यूड कंसिडर करने का, ठीक है, प्लस में। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर का। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 का अलाइनमेंट चेंज हो गया है भाई, हमारा कंप्यूटर वाले भैया है उनसे डायग्राम में थोड़ा इधर उधर हो गया भाई, कोई बात नहीं, हम सही कर देते हैं, उसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है, गलती तो इंसानों से ही होती है, ठीक है। ये डायग्राम को आपको इधर साइड में समझ। क्वेश्चन ऐसा है, वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ टाइम इन अ कॉइल ऑफ शॉर्ट बार मैग्नेट moved along the axis with constant velocity is best represented as। देखो भाई, अब ईएमएफ जो जनरेट होता है, तो जैसे ही ये बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ ये कॉइल रखा हुआ है नज़दीक लाते हैं, तो एज पर लेंज लॉ कॉइल की मैग्नेट तरफ की साइड एन के जैसे बिहेव करेगी। जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है तब, क्योंकि तभी तो वो रिपेल होगा, क्योंकि लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस सोर्स की वजह से जनरेट हो रहा होगा उसका वो क्या करेगा, ऑपोज करेगा। मतलब इधर ये मैग्नेट की मोशन की वजह से जनरेट हो रहा है तो इसका ऑपोज करेगा। ऑपोज करने के लिए इधर क्या होना चाहिए, रिपल्जन होना चाहिए। रिपल्जन तभी होगा जब दोनों नॉर्थ नॉर्थ सामने आए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्थ किसके जैसे एक्ट करता है, पॉजिटिव पोलैरिटी के जैसे एक्ट करता है, और साउथ किसके जैसे एक्ट करता है, नेगेटिव पोलैरिटी के जैसे एक्ट करता है। तो एक टाइम पे ये यहाँ से आ भी जाएगा, बट जैसे ही वो बाद में पास आउट होके दूसरे एंड से बाहर निकल के दूर जा रहा होगा, तो यहाँ का नॉर्थ अब ये ऐसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब फ्लक्स डिक्रीज होगा, फील्ड डिक्रीज होगा। तो ये इंड्यूस्ड करंट इस हिसाब से जनरेट होगा कि इसको डिक्रीज ना होने दे। मतलब ये वाला साइड दूर जाते टाइम ये एस है तो ये एन के जैसे बिहेव करेगा। तो ये पोलैरिटी अब चेंज होके एस और एन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। पहले जब नजदीक आ रहा था तब ये एन एस था, अब जब ये दूर जा रहा है तब ये हो जाएगा एस एन। तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई, मतलब पहले प्लस माइनस इस हिसाब से था तो अब माइनस प्लस इस हिसाब से हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरे जो ग्राफ आपको इधर दिखाया है उसमें से एक ही ग्राफ ऐसा है जो नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है ऐसे। बाकी कोई भी ग्राफ ऐसे प्लस माइनस में चेंज नहीं हो रहा है, सारे के सारे जो है वो माइनस में तो जा ही नहीं रहे, सब प्लस में ही है। तो ये पीरियोडिकली चेंज हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से देखो तो, ठीक है। परफेक्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि इधर कोई रोटेशनल या रिवॉल्यूशनरी मोशन नहीं हो रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से अगर कौन से ग्राफ से अच्छे से दिखाया जा सकता है तो दैट इज ग्राफ बी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको बोला हुआ है कि एक डिस्क का जो रेडियस है वो है 0.1 मीटर जितना, रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को बोला है कि एक कॉपर का डिस्क है और वो उसका जो रेडियस है वो आप लोगों को बोला है कि r इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ये जो डिस्क है वो क्या कर रहा है भाई, रोटेट कर रहा है। उसका फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है
कि भाई 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से रोटेट कर रहा है। कितने मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप लोगों को देके रखी हुई है 0.1 टेस्ला, प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा आप लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर में एक एग्जाम्पल आया है जिसके अंदर फॉर्मूला को डिराइव होता है ईएमएफ फॉर रोटेटिंग डिस्क। यही फॉर्मूला इधर लगता है, कुछ आप लोगों को पता होगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर के हिसाब से। बस यही फॉर्मूला में वैल्यू रखने की है। 1/2 इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 0.1, ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई एफ। अगर यहाँ पे कर दे तो 2 पाई एफ है 20 जितना, मतलब ओमेगा की वैल्यू हो जाती है 40 पाई रेडियन पर सेकंड के हिसाब से। यहाँ पे अगर हम रखें तो 40 पाई, रेडियस आर है 0.1 मतलब कि -1 का स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हो तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, कि आंसर आ जाता है 0.002 पाई को वैसे ही रख देता है पाई वोल्ट, मतलब कि अपना कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। मिली वोल्ट में करता है तो ये हो जाता है 2 पाई मिली वोल्ट। तो एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है, बट आप लोगों को करेक्शन कर देने का, ये जो आएगा वो अपना सही आंसर होगा। ठीक है, 2 पाई मिली वोल्ट। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसफार्मर के रिलेटेड है। देखो भाई, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन हम सॉल्व करें उससे पहले आपको उसके कुछ पावर के ने वो सारे फॉर्मूला पता होने चाहिए। कि भाई ट्रांसफार्मर है तो एक साइड होता है प्राइमरी कॉइल, दूसरी साइड होता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स NP, सेकेंडरी NS, करंट इन प्राइमरी IP, करंट इन सेकेंडरी IS। जो भी इधर से देता है उसको इनपुट वोल्टेज बोला जाता है, कि भाई जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी में दिए है इसलिए VP, और यहाँ से लिए जाते हैं आउटपुट वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी में से लिए है इसलिए VS। अगर आप लोगों को पता हो तो ट्रांसफार्मर की थियरी NCERT की है, उसमें लास्ट में कुछ ऐसा फॉर्मूला भी आया है कि VP अपॉन VS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। कहाँ से आया है भाई, तो कि भाई इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर VI I इज इक्वल टू, मतलब कि प्राइमरी कॉइल का इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल का। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि भाई VS IS इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल, सॉरी स्टूडेंट्स मेरी गलती हो रही है, P प्राइमरी, VP IP इज इक्वल टू सेकेंडरी के लिए VS IS। यहाँ से आप लगा दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, अब अपने को क्या बोला है कि भाई यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर दिया है वो है स्टेप डाउन टाइप का। तो स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है, इसलिए क्या हो सकता है भाई, वो कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज दिए जाता है उसको लो वोल्टेज में। तो पूछा क्या है आप लोगों को, पूछा यह है कि कौन सी क्वांटिटी है जो उसमें इंक्रीज होगी। ठीक है, तो भाई वोल्टेज तो डिक्रीज हो रहा है इसीलिए ये नहीं आएगा। करंट डेंसिटी जैसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। आइडियल कंसेप्ट के हिसाब से बात करो तो जितना इनपुट पावर होता है उतना ही आउटपुट पावर होता है, तो पावर तो रिमेन्स सेम रहता है। तो लॉजिकली देखो तो अपना ऑप्शन भी बन जाता है। ठीक है, हाँ, और वैसे भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब इनपुट वोल्टेज जो हम प्राइमरी में दे रहे हैं वो सेकेंडरी से तो ज़्यादा ही होगा। मतलब अगर आप ये इक्वेशन को फॉलो करो तो IS अपॉन IP में जो रेशियो आएगा दैट इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे करंट IS सेकेंडरी का बड़ा होगा, किसकी कंपैरिजन में, IP की कंपैरिजन में, मतलब कि इंक्रीज होगा प्राइमरी की कंपैरिजन में। तो इसीलिए भी आप बोल सकते हो कि आंसर इसका करंट आएगा। ओके, 7 कॉइल ऑफ कॉपर वायर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L जितना है और उसका रेडियस R जितना है, बेंड कर दिया है 2 कंसेंट्रिक्स टर्न्स में, मतलब कुछ इस हिसाब से। ठीक है, 2 टर्न में हमने इसको डिवाइड कर दिया।
जिस वजह से उसका रेडियस हाफ हो गया, पहले r जितना था उसके बाद उसका रेडियस हो गया r/2 जितना। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा इसमें अलग से जाएगा, हम देख लेते हैं पहले इसके फॉर्मूला को। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अपने को पता है कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, जो भी फ्लक्स है उसका जो डिपेंडेंट है वो किसके ऊपर रहता है, करंट आई के ऊपर रहता है। जितना ज़्यादा करंट वगैरह के आप पास जाओगे, फ्लक्स के वगैरह के चेंजेस भी उतने ही होंगे। अगर आप नंबर ऑफ टोटल टर्न्स एन ले लेते हो तो ये हो जाता है एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करता है तो एन फाई इज इक्वल टू हो जाता है एल आई। यहाँ से फ्लक्स फाई की जगह पे आप रख पाओगे बी इंटू ए, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला इज इक्वल टू एल आई, ऐसे। अब यहाँ पे बात है कॉइल की, तो कॉइल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये समझ लो कि कॉइल है तो इसका जो सेंटर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अपने को पता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स के साथ हम जाए तो होता है म्यू ज़ीरो एन आई डिवाइडेड बाय 2r। इसका रेडियस हम बोल देते हैं r जितना है, और इसका एरिया कितना हो जाता है भाई, एरिया a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा भाई, कि सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू n बाई आई इंटू बी ए, दोनों वैल्यू रखता है n आई, b कितना, तो कि भाई b की वैल्यू म्यू ज़ीरो n आई 2r, और a कितना पाई r स्क्वायर। तो इधर से एक एक r कट हो जाएगा, ये n और n मिला जुला के n स्क्वायर हो जाएगा, आई कट हो गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस। ये थोड़ा सा टेढ़ा फॉर्मूला है, ऐसे कभी हमने रूटीन में देखा नहीं है। अब यहाँ पे अपने को बोला है क्वेश्चन के हिसाब से कि जो नंबर ऑफ टर्न्स एक जितना था पहले वो कर दिया बाद में दो जितना, और रेडियस जो था वो r में से हो गया r/2। तो अब क्या हो सकता है नया वाला सेल्फ इंडक्टेंस, तो क्या हम यहाँ पे ऐसे कुछ ले सकते हैं कि भाई L1/L2 ये फॉर्मूला के ऊपर से N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू R1/R2। पहले N1 कितना था, 1 था, फिर हो गया 2 जितना उसका होल स्क्वायर। पहले रेडियस कितना था, r जितना, बाद में कितना हो गया r/2। r कट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इंटू ये 2, तो ये हो गया 2, मतलब रेशियो आया 1/2 L1/L2। तो L1/L2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि नया वाला जो था वो पहले वाले की कंपैरिजन में डबल हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अलग टाइप का फॉर्मूला आता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, 10 मीटर वायर केप्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। वायर का लेंथ आप लोगों को दिया है 10 मीटर, कितनी वेलोसिटी से उसको मूव करवा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू फील्ड। फील्ड की वैल्यू देके रखी हुई है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा या कितना होगा वो फाइंड करने का है। देख के ही पता चल जाता है कि ये जो कंसेप्ट होगा मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट होगा, E इज इक्वल टू बी एल वी। बस वैल्यूज रख देने की, 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, L की वैल्यू 10, V 5। कंबाइनली आप लोगों के लिए आंसर क्या बन जाएगा भाई, 1.5 मिली वोल्ट आ जाएगा। सिंपल सा है, कैलकुलेशन कर लेने का भाई, ओके। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिंग द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई ये गलत हो जाता है, उसकी डायरेक्शन कोई तो अपोज करता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट प्रोड्यूस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो भाई ये कहीं ना कहीं फेराडे लॉ के ऊपर जाता है, ठीक है। ओनली द मैग्नेट शुड बी मूव टुवर्ड्स द कॉइल, ओनली द कॉइल शुड बी मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा कि लेंज लॉ के हिसाब से नहीं, आप यहाँ पे इस हिसाब से समझ लो कि फेराडेज लॉ के हिसाब से। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है भाई, कि कोई भी मैग्नेट को आप अकेले अकेले मूव कराओ, आप कॉइल को मूव कराओ, या दोनों की रिलेटिव मोशन कराओ, ये तीनों के तीनों केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस देखने को मिलता है। मतलब फेराडेज लॉ के हिसाब से जो स्टेटमेंट ये वाले क्वेश्चन में इनकरेक्ट होता था वो कौन सा था, तो कि भाई वो पहले नंबर का था, ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एक तो स्टेटमेंट भी गलत है और ये फेराडे ने दिया भी नहीं था, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना कि मिसमैच स्टेटमेंट कौन सा हो रहा था, तो पहले नंबर का। बाकी तीनों के तीनों केस में रिलेटिव मोशन करवाओ, अकेले मैग्नेट को कॉइल की साइड मूव करवाओ या अकेले कॉइल को मैग्नेट की साइड मूव करवाओ, सारे के सारे केस में ईएमआई देखने को मिलता है। चलो देन आफ्टर फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फेराडेज रूल के हिसाब से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल, एरिया ए है, फील्ड बी है, तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा यहाँ पे, तो भाई कोई भी चेंज हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला तो आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट। और ऐसा भी नहीं है कि भाई क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट रह रहा है, एरिया कांस्टेंट रह रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के दोनों को वेरिएबल ही ले सकता है। अभी आगे एक क्वेश्चन देखा जिसमें एरिया कॉइल का श्रिंक हो जा रहा था। अभी कल को कोई मैग्नेटिक फील्ड का पीरियोडिक ईएमआई दे दिया हो कि भाई बी इज इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी के हिसाब से वो फील्ड वेरी हो रहा है, तो ईएमएफ क्या जनरेट होगा, वहाँ पे एरिया कांस्टेंट रह रहा होगा। तो दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के टर्म में अपना जो फॉर्मूला बैठता है वो ऑप्शन नंबर सी वाला बैठता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फाइंड करने का। मतलब फेराडे लॉ का ही बोला था। यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ टर्न्स क्या एज्यूम कर लेने के, 1। चलिए देन आफ्टर 11 क्या है भाई, इफ a coil is made up of conducting wire rotated between pole pieces of permanent magnet, the motion will be generate a current and this device is called, भाई नाम में ही आपको आंसर दे दिया, जनरेट मतलब ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। लास्ट थियरी आपकी, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, एरिया A, नंबर ऑफ टर्न्स N। भाई ये कॉपी टू कॉपी NCERT का ही उठाया हुआ लाइन या तो फॉर्मूला है, जहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा एक फॉर्मूला इंडक्टेंस म्यू ज़ीरो N स्क्वायर A बाई L दिया हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ये कॉपी NCERT का ही है। फिर भी अगर आपको कोई डेरिवेशन में डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर आपको डेरिवेशन समझा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, अ कॉइल ऑफ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में कुछ ऐसी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमने दिखाई, क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये रीजन में क्या है, वीक है। ऐसे में कोई एक वायर से, मेटल वायर से बने हुए कॉइल को हमने कैसी कंडीशन में रखा है, रेस्ट में रखा है, तो क्या होगा, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी कॉइल, गलत बात है भाई, मोशन होना पड़ता है क्योंकि ये फील्ड भी है बट नॉन यूनिफॉर्म, बट कैसा है, स्टेटिक है। जिस पॉइंट के पास उसकी जो वैल्यू है वही की वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ना तो कॉइल मोशन में है, कॉइल भी रेस्ट में है, इसीलिए इसका आंसर होगा कुछ भी जनरेट नहीं होगा, सी, नाइदर ईएमएफ नॉर करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि रेस्ट में है ना।
या तो बी चेंज होना चाहिए या तो कॉइल मोशन करनी चाहिए, तभी बात बनेगी। चलो देन आफ्टर 14 क्या है भाई कि एक सोलेनॉइड है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स आप लोगों को दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1000। देन आफ्टर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है कि भाई a इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा वो आप लोगों को फाइंड करने का है। जस्ट अभी आगे 12 वाले में इसका फॉर्मूला बताया, μ0n² A/L। ये रहा, सारा का सारा डेटा दिया है। μ0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ n का स्क्वायर 1000, ठीक है, इंटू एरिया, एरिया मतलब 10 इंटू 10⁻⁴, एंड सोलेनॉइड का जो लेंथ है बोला है 1 मीटर लॉन्ग, मतलब कि 1। सीधा आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.256 मिली हेनरी। बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए उसके बाद 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई कि आप लोगों को बोला हुआ है कॉइल हैविंग इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस दिया है 1.5 हेनरी, करंट विच इज यूनिफॉर्मली वेराइंग फ्रॉम 0 to 10, चेंज इन करंट DI 0 से लेकर 10 तक हो गया तो चेंज इन करंट कितना हो जाएगा 10 एम्पियर जितना। कितने टाइम में, dt भी आपको दे दिया है कि 2 सेकंड में ही ये चीज़ हो जा रही है। तो EMF कितना जनरेट होगा, आप लोगों को पता होगा कि एक ऐसा फॉर्मूला भी आया है कि EMF E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के हिसाब से LdI/dt। नो डाउट फेराडे रूल ये भी कहता है कि भाई -NdΦ/dt भी होता है, बट वही थियरी में जब सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ता है तो ये एक फॉर्मूला भी हम डिराइव करते हैं। इसी के ऊपर से ये सोल्यूशन होगा कि भाई 1.5 जितना आपको सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, DI की वैल्यू कितनी है 10 जितनी है, और टाइम 2 जितना है, तो ये हो गया 5। यहाँ से आप कैलकुलेशन लगा दोगे तो एक गलती हुई मेरी, यहाँ पे 0.5 हेनरी दिया हुआ है ना कि 1.5, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5 वोल्ट जितना EMF जनरेट होगा, ठीक है। चलिए अब तो कि भाई क्वेश्चन नंबर 16 ट्रांसफार्मर का है, टर्न रेशियो। भाई अब टर्न रेशियो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि फॉर ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो इज इक्वल टू NP/NS जो है वो, यहाँ पे 1.25 नहीं, इसको आपको ऐसे समझने का है कि 1:25 ऐसे, ठीक है। ये टर्न रेशियो होता है, ये NCERT में दिया है, क्लियर वर्ड दिया है, आप लोग डेरिवेशन पूरा उसका थियरी देखोगे तो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये इतना है। देन आफ्टर ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट एट मतलब जो प्राइमरी में इनपुट दिया जा रहा है VP वो आपको दिया 230 वोल्ट, करंट थ्रू सेकेंडरी दूसरे में से जो हम आउटपुट लेते हैं वो दिया 2 एम्पियर, तो प्राइमरी का करंट कितना होगा IP वो आप लोगों को फाइंड करने का है, ठीक है। देखो भाई अब आपको इसके लिए उसकी थियरी का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि उसमें डेरिवेशन करते टाइम आप लोगों के सर ने बताया ही होगा आपको, NP/NS इज इक्वल टू VP/VS इज इक्वल टू IS/IP। ये पूरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारे ट्रांसफार्मर के मोस्टली क्वेश्चन इसी के ऊपर से सॉर्ट आउट होते हैं, ठीक है। अब अपने को करंट IP फाइंड करने का है, ठीक है। वोल्टेज वाला पेयर हम नहीं ले सकते क्योंकि उसमें सेकेंडरी का वोल्टेज नहीं दिया है, हमारे पास NP और NS दोनों है। तो आप एक काम करो, एक ये उठा लो और एक ये उठा लो, दोनों को कंपेयर कर दो कि NP/NS इज इक्वल टू IS/IP। सो करंट IP इज इक्वल टू हो जाएगा IS/NS/NP। IS की वैल्यू है 2 जितनी
NP upon NS is 1 upon 25. So NS upon NP is only 25 by 1. Your answer is 50 एम्पियर. इंपॉर्टेंट था ये फॉर्मूला याद रखने का. सी ऑप्शन हो जाएगा. चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस हिसाब से बोला हुआ है कि टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप, मतलब कि एक ये लूप सेम एक्सिस पे रखा हुआ है, एक दूसरा लूप कोएक्सियल लूप जिसमें से दोनों में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो कि भाई ओरिजिनल करंट जो है वो जा रहा है इक्वल टू अमाउंट ऑफ आई जितना इन सर्कुलेटिंग इन ईच क्लॉकवाइज डायरेक्शन इफ द लूप आर अप्रोचिंग ईच अदर, मतलब कि दोनों लूप को एक दूसरे की तरफ लाया जाए तो ये करंट क्या होगा. तो कि भाई एक तो बात ऐसी है कि व्हेन लूप कम्स क्लोज टुगेदर क्लोज टू ईच अदर, तो ये वाले केस में जो भी फ्लक्स होगा वो इंक्रीज होगा क्योंकि नज़दीक आ रहे हैं. तो होगा क्या कि इंड्यूस्ड करंट ऐसे जनरेट होगा कि ओरिजिनल करंट का अपोज करे, मतलब कि ओरिजिनल करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में. सीधा सीधा हिसाब है भाई, लेंज लॉ वही हुआ ना कि वो खुद जिस वजह से जनरेट हो रहा होगा उसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा. तो ओरिजिनल करंट आई जितने अमाउंट का था, दोनों के दोनों लूप एक दूसरे के नज़दीक आते गए तो फ्लक्स इंक्रीज होता गया. अब तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा जो कि ओरिजिनल करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा. इसलिए जो हर एक लूप के अंदर करंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, लेंज लॉ के हिसाब से था. चलिए देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल ऑफ मैग्नेट. टाइम कितना, डेल्टा टी आप लोगों को बोला 0.4 सेकेंड. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई आप लोगों को दे दिया है भाई 8 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना जनरेट होगा, एक फॉर्मूला के ऊपर से ही है भाई, नहीं बोला है तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 मान लेने का, d∅dt. चेंज इन फ्लक्स दिया 8 इंटू 10⁻⁻⁴ और टाइम दिया 0.4 सेकेंड. तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट. ठीक है. चलिए 19 नंबर का थियोरेटिकल क्वेश्चन है भाई, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज वेरी हाई. रीज़न क्या, देयर इज़ नो मूविंग पार्ट इन ट्रांसफार्मर. भाई ये सही है, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल सारे स्टेबल होते हैं, तो मूविंग पार्ट नहीं होते इसलिए फ्रिक्शन के फॉर्म में एनर्जी का लॉस नहीं होता है. हाँ, हालांकि दूसरे फॉर्म में लॉस होता है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया है, बट वो उतना ज़्यादा नहीं है कि उसके मेन आउटपुट के ऊपर इफेक्ट कर सके. दूसरा आपको कुछ ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई वोल्टेज. अब हर बार ऐसी चीज़ ज़रूरी नहीं है, कौन से टाइप का है वो भी देखना पड़ता है. हर बार लो वोल्टेज भाई ये भी गलत हो जाता है. ठीक है, कि उसकी एफिशिएंसी हाई है, उसका कोई रीज़न ये नहीं दिया जा सकता है, नन ऑफ अबव तो हो नहीं सकता. ऑप्शन ये ए ये वाले का आंसर होगा. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 20, सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 इंटू 10⁻² मीटर. उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है, एन की वैल्यू आपको दे के रखी है 400. कितने रिवॉल्यूशन के साथ वो घूम रहा है भाई, 1800 पर मिनट है, मतलब उसको डिवाइड बाय 60 करके सेकंड में कन्वर्ट कर देने का. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दे के रखी हुई है 0.5 गॉस. अब इसको टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा. ठीक है, चलो ये मैग्नेटिक फील्ड बी भी आ गया. अब आपको ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है उसको कैलकुलेट करने का है. तो ये सर्कुलर कॉइल है एंड रोटेट हो रहा है. ठीक है, तो जनरेटर का जो केस था उसके जैसी ही बात आ जाएगी कि उसमें एक फॉर्मूला आता था कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ E0 कितना होता है, तो कि भाई NAB ओमेगा जितना. तो n नंबर ऑफ टर्न्स आप लोगों को दिए हुए हैं 400, एरिया पाई r² r कितना है भाई
7 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड B 0.5 इंटू 10⁻⁴, ओमेगा 2 पाई, एफ में रख देने का 1800/60। तो पूरा कंबाइन कैलकुलेशन होके आप करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.58 वोल्ट, मतलब कि ऑप्शन बी। ऐसा हो तो हम आपको इधर कैलकुलेशन करके भी बता देते हैं, ठीक है। एक खाली इधर करेक्शन कर दीजिए, 400 की जगह यहाँ पे 4000 कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन लगाने के लिए जाते हैं तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 3.147, मतलब वो हो जाता है 49 -4, ये हो जाता है 5 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया 2 पाई, एक एक ज़ीरो कट हो गया, 6 3 13 मल्टीप्लाई बाई 30। अगर मैं इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन करूँ तो कुछ इतना आएगा 579,744,480 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9, पॉइंट शिफ्ट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 0.57 वोल्ट। तो अगर आप जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स 4000 का करेक्शन कर देंगे, आपका आंसर ईएमएफ का 0.57 वोल्ट आ जाएगा, मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो 0.58, ठीक है। ध्यान से कर लेना भाई करेक्शन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भाई, आपको कुछ ऐसा बोला है, मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ रीजियन बिटवीन पोल फेसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आपको दे के रखी है, बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर का दे के रखा हुआ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्ट्रेट कंडक्टर, उसकी लेंथ आपको कितनी दी है भाई, लेंथ L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻² मीटर। मूविंग विथ वेलोसिटी v आपको दे के रखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा वो आप लोगों को फाइंड करना है। E इज इक्वल टू बी वी एल लगा दीजिए, b है 0.7, v है 2 जितना, l है 10 इंटू 10⁻² जितना, तो कैलकुलेशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.14 वोल्ट इतना, ठीक है। चलिए 22, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड ऑन। सेकेंडरी कॉइल मतलब कौन सा कॉइल की बात कर रहा है भाई, आउटपुट कॉइल की बात कर रहा है, कि उसके जो वोल्टेज है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है भाई। तो इसके लिए भाई देखो, प्राइमरी के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही कि आप कम दे रहे हो इनपुट में, ज़्यादा दे रहे हो। और रही बात दूसरी टर्न रेशियो की, तो टर्न रेशियो के ऊपर से ही तो आउटपुट स्टेप डाउन और स्टेप अप डिसाइड होती है सारी चीज़ें, ठीक है। नहीं किसके ऊपर करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ अपने में आया ही नहीं है कि भाई आउटपुट या इनपुट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसीलिए 22 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए चॉक कॉइल किसके ऊपर वर्क करता है, स्टूडेंट्स ध्यान रखने का, जब भी ऐसे वर्ड आए चॉक कॉइल तो समझ जाने का कि एक सिंगल कॉइल वाला क्या है भाई, इंडक्टर ही है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, सेल्फ इंडक्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसका चॉक कॉइल का प्रिंसिपल क्या है, सेल्फ इंडक्शन। देन आफ्टर 24 नंबर का क्वेश्चन, इफ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ डायनेमो ऑफ आर्मेचर, मतलब ये किसकी बात कर रहा है भाई, ये बात कर रहा है जनरेटर की ही, इज डबल्ड। रोटेशनल वेलोसिटी पहले ओमेगा थी, उसको डबल कर दिया कितना, 2 ओमेगा जितना, तो उसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा उसके बारे में क्या कह पाएंगे भाई, तो ईएमएफ इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। बाकी पैरामीटर कांस्टेंट है तो पता चलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। अगर ओमेगा डबल कर रहा है तो ईएमएफ भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है। चलिए देन आफ्टर 25, when a wire loop is rotated in a magnetic field the direction of induced EMF changes 1 in each,
मतलब कि ये जो ऐसे लूप होता है वही वाला टॉपिक है, जनरेटर वाले टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है भाई कि ये जब डायरेक्शन रोटेट हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जब ये लूप आ जाता है, मतलब समझ लो ए बी सी डी, तो जब सी डी जो है वो इधर आ जाता है और ए बी जो है वो यहाँ पे आ जाता है, एक बार डायरेक्शन तब चेंज होती है जबकि ये रिवॉल्यूशन कितना हुआ होता है हाफ, और दूसरी बार जब कब होता है जब वापस से वही चीज़ हो जाए, ठीक है, ए बी यहाँ पे आ जाए और सी डी जहाँ था वहाँ पे आ जाए, तब दूसरी बार डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब कि ये पूरा का पूरा वन रिवॉल्यूशन ख़त्म हो गया, तब डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुआ, 2 बार चेंज हुआ। तो एक बार कब चेंज होगा जब कितना रिवॉल्यूशन ख़त्म हो, हाफ रिवॉल्यूशन ख़त्म हो, तब उसका डायरेक्शन एक बार चेंज होता है। थियरी आप देखोगे तो उसमें भी ये लाइन लिखी हुई आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है आपको, अकॉर्डिंग टू फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, द म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन जियोमेट्री ऑफ टू कॉइल इन्वॉल्व। भाई ये गलत हो जाता है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो जियोमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब कि एरिया के ऊपर, साइज के ऊपर, छोटा है या बड़ा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन इंट्रिंसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाइक रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये सही हो जाएगा भाई, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। देन आफ्टर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। गलत बात है भाई, ठीक है। Then after ratio of magnetic flux produced by coil 1 at the place of the coil 2 and current in the coil 2 will be different from that of the ratio defined by interchanging the coil। भाई ये कोई रिलेशन में लगता ही नहीं है ये वाला स्टेटमेंट तो, ठीक है। अपने को तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की फिनोमिना में जो ईएमएफ है या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा था, उसी के रिलेटेड पूछी हुई चीज़ थी, जिसका ऑप्शन सेकंड सही आंसर बैठता है। चलो 27 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ आपको दिया है, ठीक है, करंट वर्सेस जो भी टाइम है किस हिसाब से चेंज हो रहा है। वो चालू हुआ यहाँ से 0 से, फिर हुआ +1, फिर अगेन 0 हुआ, ठीक है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरा एक साइकिल ख़त्म हुआ, मतलब टाइम रिक्वायर्ड यहाँ तक का कितना टाइम पीरियड t जितना, तो यहाँ तक का कितना होगा t/2 जितना, उससे भी यहाँ तक लो तो कितना होगा t/4 जितना होगा। आपको बोला है कि करंट की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू आपको देके रखी हुई है 200 रेडियन पर सेकंड है, ठीक है। वैल्यू पीक वैल्यू 1 एम्पियर दी हुई है, जो कि हम करंट का चेंज मान लेते हैं, चलो कि भाई कुछ इस हिसाब से था। तो 0 से 1 एम्पियर तक का करंट का चेंज डी आई। म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू दी हुई है आपको, एम कितना है 1.5 हेनरी है, ठीक है। तो कितना वोल्टेज मतलब कि ईएमएफ वहाँ पे जनरेट होगा वो आप लोगों को फाइंड करना है। बेसिक फॉर्मूला मॉड्यूलस ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। चलो भाई एम कितना, तो कि भाई 1.5 जितना, चेंज इन करंट 1 - 0 मतलब 1। देन आफ्टर टाइम पीरियड कोई वैल्यू नहीं दी है, बट हमें फॉर्मूला तो ठीक, बट ग्राफ के ऊपर से पता करना पड़ता है कि ऐसे था। तो यहाँ तक का टाइम पीरियड t, आधा t/2 और ये t/4, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, t/4 ले सकते हैं। अब अपने को पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t, तो t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू दे के रखी हुई है, कितना है 200 जितना है, ठीक है। तो ये 2 के साथ 100, मतलब टाइम पीरियड कितना आ जाएगा π/100, जिसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो 1.5 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा पाई, ये भी 100 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1.5 × 4, 6 × 100/π, मतलब 600/π। तो 3.14 से डिवाइड कर देने का, नियर अबाउट आंसर आपका 190 या तो
191 के करीब करीब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफिकल था, ठीक है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोगों को बोला हुआ है कि एक ट्रांसफार्मर है एंड उसमें प्राइमरी कॉइल की बात है। प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं, 100 जितने हैं। उसका जो करंट है IP कितना है, 8 एम्पियर है। देन आफ्टर इनपुट पावर कितना है, 1 किलोवाट है। P इनपुट मतलब कि 1000 वाट रहता है, ठीक है। द नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के NS टर्न्स कितने होने चाहिए, ठीक है, टू हैव 500 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज। मतलब सेकेंडरी कॉइल में से आउटपुट वोल्टेज VS कितना चाहिए, 500 वोल्ट चाहिए अपने को, ठीक है। चलिए भाई, तो क्या किया जा सकता है, तो पहले तो हम लगा देता है VP अपने को नहीं पता है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ठीक है। जहाँ से हमें NS को फाइंड करना है, बट पहले कुछ हम करके VP को फाइंड कर ले तो अननोन सारी चीज़ें एक ही रह जाएगी, NS मिल जाएगा। तो VP कहाँ से फाइंड कर सकता है, प्राइमरी है, पावर दिया हुआ है भाई, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, P इनपुट इज इक्वल टू VP इंटू IP, जहाँ से आपको VP की वैल्यू मिल जाएगी 1000 डिवाइड बाय जो करंट है वो आपको दिया था 8, तो ये हो जाएगा 125 वोल्ट। VP की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इसमें रख देंगे और NS को सब्जेक्ट बना देंगे, तो NS इज इक्वल टू हो जाता है NP इंटू VS अपॉन VP। NP कितना, तो कि भाई वो दिया था अपने को 100 इंटू VS कितना है 500 डिवाइड बाय VP कितना आया 125। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर देते हो तो NS की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई, 400 टर्न्स होने चाहिए सेकेंडरी में, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देन आफ्टर 29 क्या बोला हुआ है 29 वाले में आप लोगों को कि भाई इफ द चेंज इन करंट नॉट चार्ज, ठीक है, क्या आएगा इसका, करंट का चेंज 0.01 एम्पियर इन वन कॉइल प्रोड्यूस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स DI की वैल्यू आपको दी 0.01 एम्पियर। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिया D5 1.2 इंटू 10⁻⁻² वेबर इन अदर कॉइल। देन म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच का कितना हो जाएगा भाई, एक बेसिक सा फॉर्मूला था कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूसरी कॉइल में से जो करंट पास हो रहा है I, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आप रखोगे तो कुछ ऐसा बन जाता है। चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन करंट दोनों आपको दिया हुआ है, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा D5 बाई DI। तो यहाँ से चेंज इन फ्लक्स 1.2 10⁻² और चेंज इन करंट 10⁻², -2 कट, तो आंसर हो जाएगा 1.2 हेनरी जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल के बीच का होगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इंडक्टेंस ऑफ क्लोज पैक कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हैं 400 इज 8 मिली हेनरी, L इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ हेनरी। करंट I इज इक्वल टू कितना हो सकता है भाई, 5 मिली एम्पियर बोला है, -3 एम्पियर passes through it, the magnetic flux through each turn कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का केस आएगा क्योंकि कॉइल के अंदर से ही हम करंट पास करवा रहे हैं। क्लोज पैक कॉइल जिसके अंदर के टर्न्स 400 है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है, तो आप लोगों को फ्लक्स कितना होगा वो फाइंड करने का है। तो यहाँ पे जहाँ पे M था उसकी जगह हम L लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स N5
इज इक्वल टू एल आई, तो यहाँ पे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई अपॉन एन। एल कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻3, करंट 5 इंटू 10⁻⁻3, नंबर ऑफ टर्न्स 400। तो क्या आ जाएगा भाई इसका आंसर, 5 8 40, यहाँ पे 8 -3 -3 -6, ये 8 इंटू 10, ये 10 ऊपर जाएगा, 8 8 कट हो जाएगा, -7। इसका आंसर आया -7। मतलब क्या, ऐसे नहीं दिया है, ये आपको समझना पड़ेगा। μ0/4π ये हो जाता है -7। क्यों, μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7 और ये 4π 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 कट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का क्या बोला है आप लोगों को, इन प्राइमरी कॉइल करंट 5 एम्पियर जितना पास आउट हो रहा है, मतलब कि IP की वैल्यू दी है आप लोगों को 5 एम्पियर, इज फ्लोइंग ऑन 220 वोल्ट। VP प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज दिए हैं 220 वोल्ट। इन अ सेकेंडरी कॉइल 2200 वोल्टेज दिए है आप लोगों को, VS। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल, NS अपॉन NP कितना होगा फाइंड करने का है। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, थियरी में डेरिवेशन के टाइम पढ़ाया ही जाता है कि भाई NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP। क्या हो जाता है भाई, VS की वैल्यू 2200, VP की वैल्यू 22000 कट, तो आंसर आ जाएगा किस हिसाब से, 10 और 10:1, ये रेशियो हो जाएगा, टर्न रेशियो भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए, देन आफ्टर 32 नंबर का क्वेश्चन, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। देखो भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस मतलब कुछ इस हिसाब से B.D है, क्लोज सरफेस है इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोज लूप इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई भी सरफेस के ऊपर का क्लोज लूप इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, 0 होता है। 32 में ए ऑप्शन होगा। लॉजिकली भी समझा जा सकता है कि भाई ये कोई क्लोज सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, एंटरिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, आंसर इज 0। चलो 33 क्या है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज 120। मतलब कि प्राइमरी का 100 है और सेकेंडरी का 20 टर्न्स दिए हुए हैं। इफ एन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट इज अप्लाइड टू प्राइमरी, मतलब कि इनपुट वोल्टेज VP कितना है, 200 वोल्ट है। देन इंड्यूस्ड पोटेंशियल इन सेकेंडरी कॉइल VS का आउटपुट कितना होगा, यही सेम फॉर्मूला अगेन आया कि भाई VP अपॉन VS इज इक्वल टू NP अपॉन NS। NP अपने को यहाँ से फाइंड करने का है VS, तो VS इज इक्वल टू हो जाता है VP NS अपॉन NP। VP की वैल्यू कितनी दी है स्टूडेंट्स आप लोगों को, 200, NS 20, NP 100, कट कितना आ जाएगा, VS की वैल्यू 20 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, चलिए 34 क्या बोला है आप लोगों को, आइडियल ट्रांसफार्मर 500 and 5000 turn in primary and secondary windings respectively. If primary voltage is connected to 6 volt battery, then secondary voltage is, भाई इसका आंसर आएगा 0। रीज़न क्या, आपको बोला कि भाई जो प्राइमरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल को आप कनेक्ट कर रहे हो 6 वोल्ट बैटरी सप्लाई के साथ,
बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बिठा देने का कि बैटरी का आउटपुट होता है डीसी आउटपुट, जबकि ट्रांसफॉर्मर जो वर्क करता है वर्क्स ओनली ऑन एसी इनपुट। ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा तभी तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा। डीसी में तो कुछ चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन सेम स्टेबल रेट से ही पास आउट होता है, तो डीसी के ऊपर उसका जो भी वर्किंग है वो नहीं हो पाता है। उसका आउटपुट क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। इसलिए यहाँ पे डीसी कनेक्टेड है, चाहे कुछ भी टर्न रेशियो रखो, कुछ भी कर लो, आउटपुट ज़ीरो ही रहेगा, बिकॉज डीसी के ऊपर ट्रांसफॉर्मर वर्क ही नहीं करता है। चीज़ ध्यान में रखने की भी। चलो 35, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, भाई कॉपी टू कॉपी एनसीईआरटी की लाइन है कि म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वो वर्क करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल इस हिसाब से। चलिए 36, क्या है 36 कि ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट 100 वाट एंड 110 वोल्ट लैम्प फ्रॉम 220 वोल्ट मेंस। मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मर से एक लाइट का बल्ब जलाया जा रहा है, मतलब उसके ऑन करने के लिए ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन टाइप का यूज़ कर रहे होंगे, ऐसा बोला है। ठीक है, वो जो लाइट बल्ब है उसका जो पावर है वो क्या है, पावर ऑफ बल्ब 100 वाट है। तो एक बेसिक लॉजिक तो ये हो गया कि आउटपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर भी कितना होना चाहिए, 100 वाट होना चाहिए, तभी ये बल्ब ग्लो करेगा, चलेगा। मतलब कि सेकेंडरी कॉइल का जो पावर है VSIS, इसको दूसरे वर्ड्स में आप आउटपुट पावर भी बोल सकते हो, वो आउटपुट पावर कितना होना चाहिए, 100 वाट जितना होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए उसको 220 वोल्ट के मेंस के साथ कनेक्ट किया है। मेंस के साथ कनेक्ट किया है का आप मतलब समझ सकते हो कि इनपुट वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में जो दिए जा रहे हैं वो इतने हैं। ठीक है, और उसके करंट की वैल्यू भी शायद आपको दी है कि इफ़ द मेन करंट इज़ 0.5 एम्पियर, मतलब कि IP दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, देखो भाई एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला ध्यान में रखने का। ठीक है, कोई भी तरीके की एफिशिएंसी हो, चाहे वो कार्नोट इंजन की हो, मैकेनिक्स में कहीं आ रहा हो, ये ट्रांसफॉर्मर की बात हो, बेसिक सा फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। इधर पावर की बात है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो क्या हो जाएगा भाई, आउटपुट पावर कितना बोला हमने, बल्ब जलाने का है 100 वाट का। इनपुट पावर प्राइमरी कॉइल में VPIP दिया हुआ है ये 100, VP कितना 220 एंड IP कितना 0.500 कट। अब यहाँ से आप लगा देते हो तो एफिशिएंसी 0.9 के हिसाब से, तो परसेंटेज में 90% हो जाएगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का ये पहला क्वेश्चन आया। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखने का एफिशिएंसी का। चलो 37, coil having 500 square loops, number of turns n की वैल्यू 500, साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर बोली हुई है, लेंथ L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10⁻² मीटर, 10 इंटू 10⁻² मीटर। तो 1 डेसिबल शिफ्ट कर दोगे तो इधर ये कम हुआ तो ये इंक्रीज होगा, मतलब 10⁻⁻1 मीटर लेंथ। कैसा लूप है भाई, स्क्वायर है। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो एट अ रेट ऑफ बोला है ना, मतलब कि ये खाली बी नहीं दिया है, dB/dt दिया है, 1 वेबर मीटर पर मीटर स्क्वायर ऐसे।
dB/dt दिया है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा ये आप लोगों को फाइंड करना है। सीधा हिसाब है भाई, फैराडेज लॉ लगा देने का, E = d∅/dt। तो यहाँ पे d/dt BA नंबर ऑफ टर्न्स के साथ NAB, तो N एक कांस्टेंट है, dB/dt। इधर एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर किस हिसाब से हो जाएगा, L का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने 500, एरिया 10⁻⁻2 और dB/dt 1, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट आंसर। ठीक है, रेट दिया है ना dB/dt। 38 क्या है भाई, कॉइल का इंडक्टेंस दे के रखा हुआ है, L = 50 मिली हेनरी, मतलब 50 × 10⁻³ हेनरी। करंट I की वैल्यू दे के रखी हुई है 2 एम्पियर। तो एनर्जी कितना स्टोर होगा भाई, एक इम्पॉर्टेंट थियरी डेरिवेशन आया था फॉर्मूला 1/2 Li² एनर्जी स्टोर्ड का, यही इधर अप्लाई होगा। L 50 × 10⁻³ I 2 का स्क्वायर 4, या तो 2 बार लिख दो, एक कट 100 × 10⁻³ मतलब ये कितना हो जाएगा 0.1 जूल, फोर्थ ऑप्शन। 39 करंट I की वैल्यू आप लोगों को दे के रखी है 4 एम्पियर। देन आफ्टर इंडक्टेंस दे के रखा है 200 मिली हेनरी -3 हेनरी। सेम अगेन सेम फार्मूला के ऊपर से ही हो जाएगा 1/2 Li²। तो 200 × 10⁻³ करंट है 4, 2 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 400 × 10⁻³ मतलब ये आंसर हो जाएगा 0. एक गलती मेरी हो गई, I का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैंने सीधा खाली I ही लिया था। तो ये हो जाएगा 16 मतलब कि 1/2 200 × 10⁻³ 16। तो यहाँ पे 8, तो 8 2 16 0 0 -3 मतलब आंसर आ जाएगा 1.6 जूल। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला के क्वेश्चन भी हम लोगों ने ले लिए इसमें। चलो अब 40 क्या है भाई, वाई द करंट डज नॉट राइज इमीजिएटली इन अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। देखो भाई, ये एक थोड़ा कंसेप्ट ऐसा है कि जो सर्किट के वाई द करंट डज नॉट राइज इमीजिएटली इन अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, या तो दूसरे वर्ड्स में अच्छे तरीके से इसको बोलो तो इंडक्टर। ये एक सिंगल कॉइल वाला हम केस लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता था 11th में पढ़ा था, मैकेनिक्स होता है ना, तो मैकेनिक्स में एक क्वांटिटी आती है मास। मास क्या, जितना ज़्यादा होता है उतना उसका इनर्शिया भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ इनर्शिया, कि भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की ट्राई करेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहने की ट्राई करेगा। अपोजेस द चेंज, उस स्टेट में चेंज हो रहा होगा उसका वो अपोज करेगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया, जो मास पे डिपेंड करता है। सेम लाइक यहाँ पे इंडक्टेंस भी एक तरीके का प्रॉपर्टी है विच अपोज द चेंज ऑफ करंट। हमें कैसे पता चले करंट का अपोज करता है, देखो ऐसा फॉर्मूला आया था E = -L di/dt। L तो कांस्टेंट है, di/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, नेगेटिव साइन दिखाता है कि उसका अपोज करता है। इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है एज पर लेंज लॉ एंड जो भी अपना फैराडे का फ्लक्स का चेंज का फॉर्मूला ने वो सब पढ़ा था उसमें। तो इसीलिए ये सर्किट के अंदर करंट जो है वो इमीडिएटली इंक्रीज नहीं हो जाता है भाई। ठीक है, रीज़न क्या, बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अगर आपको पूछे कि जैसा रोल मैकेनिक्स में मास का है जो कि इनर्शिया के जैसे है, वैसे ही
इंडक्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, तो कि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया उसको बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोला जाता है, जो कि करंट के अंदर आने वाले चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। ध्यान में रखने की ये चीज़, ठीक है। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन, एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस। एक्चुअली में ये एसी करंट चैप्टर का है, ठीक है। एसी करंट चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टर। इन दैट टाइप ऑफ केस एवरेज पावर क्या होता है, 0 होता है, तो ये उसके ऊपर से आता है। अभी के लिए याद रख लो, अल्टरनेटिंग आएगा तब मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो 42 नंबर में क्या है भाई, आप लोगों को बोला है अगेन ट्रांसफार्मर के ऊपर से। अब आप लोगों को आ जाने चाहिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स, मतलब कि एन पी की वैल्यू आपको दे के रखी है 100। सेकेंडरी वाइंडिंग्स एन एस दिए हुए है 200। प्राइमरी कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, मतलब कि इनपुट वीपी कितना दिया हुआ है, 120 वोल्ट दिया हुआ है। द करंट फ्लोइंग इन इट आई पी की वैल्यू भी आपको दे के रखी है 10 एम्पियर। तो वोल्टेज एंड करंट इन सेकेंडरी कॉइल, मतलब कि वी एस कितना होगा एंड आई एस कितना होगा, वो आप लोगों को फाइंड करने का है। कहाँ से चालू करेंगे, अगेन मैं बोलता हूँ टर्न रेशियो का इक्वेशन, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। वी एस को सब्जेक्ट बना देता है तो वी पी एन एस अपॉन एन पी हो जाता है। वी पी की वैल्यू दे के रखी है 120, एन एस 200 है, एन पी 100 है, 0 0 0 0 कट, 12 2 जा 24, 240 वोल्ट। ये क्या आ गया भाई, आउटपुट में सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिलेगा वो आ गया। वी एस एक मिल गया। अब बात आएगी आई एस की, तो आई एस के लिए क्या हो सकता है भाई, ऐसा ही एक और टर्म बोला था, आगे भी बहुत बार बोला है, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। तो अपने को आई एस फाइंड करने का है, सो दैट आई एस इज इक्वल टू आई पी वी पी बाई वी एस। आई पी की वैल्यू कितनी दे के रखी है भाई, 10 एम्पियर जितनी दे के रखी है, तो इधर 10, वी पी कितना दिया हुआ है 120, वी एस कितना आया 240, 0 0 कट हो जाएगा, 12 2 जा 24, 2 5 जा 10। तो आई एस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एम्पियर आ गई, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन हो जाएगा पहले वाला ए। चलो उसके बाद क्या है भाई, 43 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कि आप लोगों को कुछ ऐसा बोला है, इन अ सर्किट कॉइल रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है 2 ओम, देन आफ्टर फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम डेल्टा फाई, कर लो ना, 2 वेबर में से 10 वेबर हो रहा है, मतलब चेंज कितना हुआ, 8 वेबर का हुआ। कितने टाइम में, डेल्टा टी दिया हुआ है 0.2 सेकेंड में। तो चार्ज कितना फ्लो होगा, ये आप लोगों को फाइंड करना है। देखो भाई, अब इसके लिए थियरी में इसका पूरा डेरिवेशन है, ठीक है। चार्ज और रेट ऑफ, मतलब कि चार्ज के बीच का और फ्लक्स चेंज के बीच का, वो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये आप लोगों को मेमोराइज कर लेने का फॉर्मूला। डेरिवेशन नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कॉन्टेक्ट करके आप लोगों का, ठीक है। चलो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइड बाई रेजिस्टेंस आर, ये इसका फॉर्मूला है जिसको आप लोगों को याद कर लेना है भाई। चलो ये कितना है, रेट ऑफ, सॉरी अगेन आ जा रहा है वो, फेराडे का दिमाग में है ना इसलिए। फ्लक्स का चेंज कितना, 8 जितना, और रेजिस्टेंस 2 जितना, तो ये आ गया आंसर 4 कूलम। एक नया फॉर्मूला आया ये अपनी एमसीक्यू की कैलकुलेशन में, अभी तक ये फॉर्मूला पे एक भी एमसीक्यू नहीं आया था, यहाँ पे आ गया। मैं बोलता हूँ ना, भले हम 50 या 60 ही एमसीक्यू करें, बट उसमें सारी की सारी मेथड आ जाएगी। बाकी के लेक्चर्स भी आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लेना, बोर्ड में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए 44 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करो उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर कोई लूप या कोई कॉइल इस हिसाब से है कि देखो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है,
आई, और इसमें अगर मानो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसी साइड से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ से अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हो, आपकी फिंगर्स को इधर कर्ल करो तो आपका थंब किधर जाएगा, अंदर की साइड जाएगा। मतलब ये जो भी लूप है उसका अभी आपकी साइड का जो पार्ट है वो किसके जैसा एक्ट करेगा, साउथ पोल के जैसा, और पीछे का जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल के जैसे एक्ट करेगा, बैक साइड, और ये जो है वो फ्रंट साइड। जबकि यहाँ पे अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, आपकी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो थंब जो है वो बाहर की साइड आएगा। मतलब ये आपकी साइड वाला अभी जो पार्ट है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की साइड आएगी, तो फ्रंट पार्ट जो होगा वो बिहेव करेगा नॉर्थ पोल के जैसे, और इसका पीछे का पार्ट होगा बैक साइड, वो बिहेव करेगा साउथ पोल के जैसे। मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर कोई साइड जो है वो साउथ पोल के जैसे एक्ट कर रहा है तो उसके अंदर जो भी करंट है वो किस हिसाब से फ्लो होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से फ्लो होगा। और ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल अगर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें से करंट किस हिसाब से फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हो तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा डायग्राम को पहले मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो भाई, ये कॉइल है ना, इसमें ये जो बीच वाला है ना लाइन लाइक स्ट्रक्चर, आपको समझना है कि स्क्रीन के बाहर से कॉइल का कौन सा पार्ट जा रहा है और स्क्रीन के पीछे की साइड कॉइल का कौन सा पार्ट है। तो जो कट करके यहाँ पे रह रहा है ना इतना पार्ट, ये कॉइल का स्क्रीन के बाहर की साइड का है, आउटसाइड पोर्शन या तो फ्रंट, ठीक है। और ये जो है पूरा का पूरा ये पीछे से जा रहा है, बैक साइड का पार्ट है। सेम लाइक ये वाला जो है वो फ्रंट की साइड से है और ये वाला जो है वो बैक की साइड से है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एज शोन इन फिगर, टू कॉइल P and Q coaxial conducting loop separated by some distance when the switch S is closed। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आप ये स्विच S को बंद कर देते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ये करंट निकलेगा, इधर से करंट ऐसे गया, यहाँ से इस हिसाब से गया। बहुत ध्यान से समझना भाई, ये ऐसे जा रहा है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ये रहा। तो अगर ये ऑब्जर्वर आप आपके एक हाथ को आपके सामने ऐसे रख दो और खुद ऑब्जर्वर हो, ऐसे देखो, और फिर ये जो है इसको ऐसे अगर आप देखोगे, जैसा मैंने अभी इसका डायरेक्शन दिखाया है पॉइंटर के हिसाब से, तो कॉइल का ये अभी आप लोग मेरे सामने हो नहीं इसलिए थोड़ी इसकी लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है। जितना मेरे से मैक्सिमम पॉसिबल हो रहा है उतना मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर डाउट लगे तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें करंट आपकी साइड से देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपकी साइड पे देखने पे ये फ्लो होगा कुछ इस हिसाब से, ऐसे, ठीक है। तो आपकी साइड से ये वाला जो डायरेक्शन है ये कैसा हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। मतलब कि ये वाला पोल आपकी साइड का एस के जैसे एक्ट करेगा। तो जैसे ही हमने स्विच को क्या किया, क्लोज किया, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंड्यूस्ड करंट कैसे जनरेट होगा कि उसको इंक्रीज ना होने दे। मतलब बाजू की जो कॉइल है उसका भी इसकी साइड वाला पार्ट किसके जैसे एक्ट करेगा, एस के जैसे एक्ट करेगा। तो ये वाली कॉइल का आपकी साइड का पार्ट किसके जैसे एक्ट करेगा, नॉर्थ के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। और अगर नॉर्थ है तो उसमें से करंट किस हिसाब से जा रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप पहले स्विच को क्लोज करते हो तो आपको ये वाली क्यू कॉइल में करंट किस हिसाब से इंड्यूस्ड होता हुआ दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंड दूसरा आपको बोला कि जब आप स्विच को ओपन करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, तो ओपन करने पे इसकी पूरी की पूरी रिवर्स प्रोसीजर होती है, मतलब कि क्लॉकवाइज दिखता है आप लोगों को, ठीक है। 2-3 बार रिवाइज करके ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया उसको आप समझना। फिर भी ना आए तो आप लोग मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, ये है मेरा नंबर, ठीक है।
जो भी डाउट होंगे वो मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि आप लोगों को सॉर्ट आउट करवा दूँ, ठीक है। चलो 45 क्या बोला है आप लोगों को, द करंट फ्रॉम ए टू बी इंक्रीजिंग। ये आपको एक लूप दिया हुआ है एंड एक वायर ए बी कुछ इस हिसाब से है, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई जितना, और वो करंट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा होगा, फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा होगा। इंड्यूस्ड करंट ऐसे जनरेट होगा कि उसको इंक्रीज ना होने दे। चलो अब आप सब लोग मेरे साथ आपके राइट हैंड के थंब को ये करंट की डायरेक्शन में रख दो। ये आपका राइट हैंड का थंब आया करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि आपकी फिंगर्स जो है वो यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी। थंब को आपने रखा करंट की डायरेक्शन में और आप फिंगर्स को कर्ल करोगे ना, तो आपकी फिंगर्स ये लूप में से बाहर आती हुई दिखेगी, बाहर आएगी। तो ये क्या हुआ भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब इंड्यूस्ड करंट का जो फील्ड है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। मतलब कि इंड्यूस्ड का जो फील्ड है वो अंदर की साइड जाना चाहिए, ठीक है। ये किसका हमने ड्रॉ किया, इंड्यूस्ड का। तो फील्ड अगर अंदर की साइड जाना चाहिए मतलब कि आपका थंब किधर पॉइंट आउट होना चाहिए, इनसाइड। थंब कब इनसाइड पॉइंट आउट होगा, कौन सा थंब, राइट हैंड का। तो चलो अब ये जो कॉइल है ना सर्कुलर, इसमें आप आपके फिंगर्स को कर्ल करो तो पहले क्लॉकवाइज कर्ल करो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करो। एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करोगे इस हिसाब से तो उल्टा थंब बाहर आएगा, जबकि अगर आप क्लॉकवाइज के हिसाब से कर्ल करोगे तो थंब जो है वो अंदर जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी इसका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आएगा वो कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। बहुतों को लगेगा कि भाई सर ने ऐसे इंड्यूस्ड वाले तो शुरू में लिए ही नहीं थे, बट बच्चों थोड़ा सब्र करो। मैंने बोला कोई भी मेथड बाकी नहीं रहेगी, सारे के सारे मेथड के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने लास्ट में भी इंक्लूड कर लिए हैं। अभी तक 50 MCQ हमारे ख़त्म नहीं हुए, 5 अभी भी बाकी है, ठीक है। हाँ, ज़रूरत पड़ी को तो 5-10 MCQ ज़्यादा भी करेंगे, ठीक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। चलिए अब ये वाला 46 नंबर का है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। ना आया तो मेरे को डाउट में भेजना या तो डाउट में कमेंट करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, जो भी डाउट्स आता है वो कमेंट किया करो, और जो भी आपकी फर्दर डिमांड है उसको भी कमेंट किया करो। ये 46 नंबर का मैं आपको देता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए 47 क्या है भाई, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस। इसके लिए थियोरेटिकल क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि एडी करंट जनरेट होता है। एडी करंट एक्चुअली में तो बात ऐसी है कि टॉपिक रिड्यूस हो गया है, बट ये एडी करंट समझ लो ना कि इसकी वजह से एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। ये अनडिजायर्ड करंट है, कभी कभी काम की चीज़ भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए तो हमारी बात यह है कि इसको लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है ताकि एडी करंट को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। थियोरेटिकल था, याद रखने का। चलिए 48, coil and bulb are connected in series with a DC source. Soft iron core is then inserted in the coil. Then क्या होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए उसके बाद 52,
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। नियर अ सर्कुलर लूप कंडक्टिंग वायर shown in figure, electron moves along straight line. The direction of induced current, if any, in the loop क्या होगा? देखो भाई, अपने केस में हम यूज करते हैं आज तक कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि कहाँ पे होता है? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये वाले केस में ये लूप है और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि जा रहा है ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन हमें उससे ऑपोजिट में लेना है, आई। जैसे जैसे करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन कम क्लोज टू सर्कुलर लूप, फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, तो इंड्यूस्ड करंट उसको ऑपोज करे ऐसी डायरेक्शन में जनरेट होगा। अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड मत करो यार, अभी रुको आप लोग, ठीक है। हाँ, फिर क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाएगा तो धीरे धीरे वो दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम लूप, ठीक है। तो अवे फ्रॉम लूप जाएगा तो उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो कम होगा, तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे इंक्रीज होगा कि उसको डिक्रीज ना होने दे। मतलब कि आधे टाइम के लिए शायद क्लॉकवाइज भी जनरेट हो सकता है, आधे टाइम के लिए एंटी क्लॉकवाइज भी जनरेट हो सकता है। तो सही ऑप्शन होगा वेरिएबल होता है इसका, ठीक है। आपको कोई फिक्स रेट से नहीं बोला था कि भाई एक स्टेबल स्टेडी करंट ऐसे जा रहा है कि भाई लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो आप डिसाइड कर सकते थे कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की ही बात की है। जो पहले नज़दीक आ रहा है तब भी मामला अलग होगा, जब दूर जा रहा है तब भी मामला अलग होगा, इसलिए ये केस में वेरिएबल आएगा, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर लिए हैं। चलिए 53 क्या है भाई 53 नंबर के क्वेश्चन में? तो बात ऐसी है कि कंडक्टिंग सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी आप लोगों को दिया है 0.04 टेस्ला, प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, लूप का रेडियस श्रिंकिंग होना स्टार्ट हो गया है। देखो भाई यहाँ पे ये दिया है dr/dt। अगर आपको याद हो तो बहुत टाइम पहले इसी लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, आएगा यहाँ पे, देखते हैं। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी लूप ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस आर दिया है 2 सेंटीमीटर -2 मीटर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया था कि E इज इक्वल टू 2πr या तो 2πbr dr/dt। बस इसमें ही वैल्यू रख देने की है 2 × 3.14। पाई लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि पाई के फॉर्म में ही आंसर दिया है 2π, पाई को वैसे ही रहने दो। देन आफ्टर b इज 0.04 टेस्ला, रेडियस r 2 × 10⁻⁻², और ये पूरा का पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 2 mm, मतलब कि ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ पर सेकेंड, ठीक है। हाँ बस, अब इसका आंसर लगा दो आप लोग, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ए। तो ये फॉर्मूला भी याद रखने का, बहुत बार डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला, जो कि हमने आगे डेरिवेशन करवाया ही था, ठीक है, पहले 15 या 20 MCQ में ही था। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है स्टूडेंट हमें? ये थोड़ा किरचॉफ लॉ के ऊपर पे डिपेंडेंट है। आप लोगों को एक सर्किट दिया है, 15 वोल्ट का सप्लाई कनेक्ट किया है, इंडक्टर भी कनेक्ट किया है जिसका इंडक्टेंस है 15 मिली हेनरी, सप्लाई का वोल्टेज दिया है 15 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस है 1 ओम का। इधर पॉइंट दिया है ए, इधर पॉइंट दिया है बी। क्वेश्चन में एक करेक्शन कर दो, VA माइनस VB की जगह पे VB माइनस VA कर दो। ये अपने को फाइंड करने का है। कैसे करेंगे? तो कि भाई करंट हम माने यहाँ से फ्लो होना चालू हुआ ये डायरेक्शन में, किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन और साइन कन्वेंशन लगाते जाने का कि यहाँ पे करंट ऐसे समझो कि भाई पास आउट हो रहा है, तो ट्रैवलिंग भी हम उसी डायरेक्शन में करना चालू करें। तो पहले तो पोटेंशियल VA, ट्रैवलिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम, तो -IR
फिर ये माइनस से हम गए प्लस में, तो ईएमएफ इंक्रीज हुआ, मतलब कि प्लस 15 वोल्ट। इंडक्टर में भी एक ऐसा फॉर्मूला आया था, E इज इक्वल टू माइनस एल di/dt, ये इधर लगता है। बाकी साइन कन्वेंशन तो वही रहेगा कि ट्रैवलिंग का डायरेक्शन और जो करंट का डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये ईएमएफ कैसा लेने का आता है, नेगेटिव लेने का आता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे माइनस एल di/dt, थोड़ा ध्यान रखने का, इज इक्वल टू वी बी। चलो अब हमें चाहिए वी बी माइनस वी ए। क्या करेंगे हम भाई, वी बी माइनस वी ए, ये वी बी इधर है, वी ए को इधर ले लेता है, तो वो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या सारे टर्म में, माइनस आई आर प्लस 15 माइनस एल di/dt। चलिए माइनस करंट कितना, तो कि भाई करंट आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था 5 एम्पियर, तो यहाँ पे हम रखेंगे 5, रेजिस्टेंस 1 ओम जितना है, प्लस 15 माइनस एल इंडक्टेंस 15 मिली हेनरी, 15 इंटू 10⁻³ हेनरी। फिर आपको बोला di/dt, थोड़ा ध्यान रखने का, डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। डिक्रीजिंग बोला है इसीलिए di/dt की वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी। इंक्रीजिंग बोला होता तो प्लस आता, +3 -3 कट, ये क्या आ रहा है, वी बी माइनस वी ए है। चलिए क्या बचा, माइनस, एक करेक्शन कर देता हूँ, इंडक्टेंस आपको दिया है 15 मिली हेनरी, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा देखने का मेरा गलती हो गया था, 5 मिली हेनरी दिया है, इसीलिए इधर आएगा 5 इंटू 10⁻³ चलो अब क्या हो जाएगा, -5 प्लस 15 -5, तो -10 प्लस 15 के हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा 5 वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। ठीक है, चलिए किरचॉफ का था, अच्छा था क्वेश्चन। चलो अब क्या बोला है आपको कि ऐसे एक अराउंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रोमैग्नेट में बीच में सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे क्या किया गया है, कॉइलिंग कर दिया गया है, बीच में ये रॉड और एक रिंग है। अब जैसे ही है यहाँ का जो एक स्विच से इसको कनेक्ट किया है सप्लाई के साथ, तो ये स्विच को आप जैसे ही क्लोज करोगे तो ये रिंग जो है वो क्या होगा। तो देखो भाई एक बेसिक सी बात मैं आपको बता देता हूँ, प्लस माइनस मतलब इधर से करंट एंटर होगा और यहाँ से करंट बाहर निकलेगा। चाहे करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो, यहाँ से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो भी कॉइलिंग है इधर ऐसे, उसमें से माना हमने कि ऐसे करंट फ्लो हुआ, स्विच को जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो करंट क्या होगा, सडनली इंक्रीज होगा, जिस वजह से फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एज पर लेंज लॉ रिंग के अंदर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा, जिस वजह से समझो कि भाई अगर ये नॉर्थ पोल है, इसके जैसे बिहेव कर रहा है रिंग की तरफ का साइड, ये रिंग है, ठीक है, माना हमने कि ये नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव कर रहा है, तो रिंग का जो साइड होगा इस साइड का, वो भी किसके जैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ के जैसे ही, तभी तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर ये साउथ के जैसे बिहेव कर रहा है तो भी ये साउथ के जैसे ही बिहेव करेगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ड्यू टू रिपल्सन फटाक से रिंग जंप होके क्या हो जाएगा, बाहर की साइड निकल जाएगा। इसका प्रैक्टिकल डेमो भी आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो ये लेंज लॉ एपरेटस भी बोल सकते हैं आप इसको, एक्चुअली में ये क्या है, लेंज लॉ का एपरेटस भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए लेंज लॉ स्टेटमेंट ऑफ किसके ऊपर बेस्ड है भाई, एनसीईआरटी की लाइन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है, ये वाला। चलो 57 क्या बोला है आपको, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n कितना है, 300 है, उसका जो एरिया है, एरिया कितना है 25 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। स्पीड आपको बोला है
इसकी जो स्पीड का डेटा है ना कुछ इस फॉर्म में दिया है 50 CPS। CPS का मतलब क्या, साइकिल पर सेकंड, मतलब एक तरीके से ये आपको फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू दी है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² टेस्ला बोला है। द पीक वैल्यू ऑफ EMF, पीक वैल्यू मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। आया था थियरी में फॉर्मूला NAB⍵, बस यही फॉर्मूला में आप लोगों को वैल्यूज रख देने की कि मैक्सिमम EMF इज इक्वल टू NAB⍵। N मतलब 300, A 25 इंटू 10 250 इंटू 10⁻⁴, B की वैल्यू 4 इंटू 10⁻², ओमेगा 2 पाई, F कितना 50। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन लगा देने का, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। पाई की वैल्यू नहीं रखने की है, तो अगर हम बोले तो ये कितना हो जाएगा भाई 75000 इंटू 4, ये 100 पाई, और ये -4 -2 -6, यहाँ से 75000 400 पाई 10⁻⁻6। चलिए, तो 75000 इंटू 400, तो ये हो जाएगा कुछ इस हिसाब से 30 के पीछे 60 इंटू पाई, तो ये -6 है, 6 पॉइंट शिफ्ट कर दो 30 पाई, इतना आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड इन अ सिलिंड्रिकल रीजन शोन इन इंक्रीज बाय एट अ रेट ऑफ dB/dt का जो रेट है वो आप लोगों को दिया है कि भाई 20 मिली टेस्ला, मतलब कि 20 इंटू 10⁻³ टेस्ला ऐसा है। ईच साइड ऑफ स्क्वायर लूप ABCD हैज लेंथ 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस आप लोगों को दिया है R इज इक्वल टू 4 ओम। करंट इन अ वायर AB स्विच S इज क्लोज, तो जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हैं वैसे क्या होगा, करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड बोला है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो लेंज लॉ याद होना चाहिए भाई। जैसे ही हम स्विच को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो करंट सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन आफ्टर फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड करंट उसको इंक्रीज ना होने दे, ऐसे जनरेट होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इनसाइड डायरेक्शन में है, तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, आउटसाइड डायरेक्शन में आएगा, ऐसे करंट इंड्यूस्ड होगा। आउटसाइड में आने के लिए करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से एंटी क्लॉकवाइज वाले जो आंसर है वही रहेंगे। अब बात रही करंट को कैलकुलेट करने की। अपने को सिंपल चीज़ पता है ओम्स लॉ के ऊपर से कि भाई I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस R। EMF में हम क्या करेंगे भाई, तो कि फैराडेज लॉ के ऊपर से अपने को पता है कि भाई E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखे तो d∅/dt, तो d/dt फाई इक्वल टू क्या हो जाता है BA। A तो कांस्टेंट है, तो dB/dt, ये आ गया EMF, मतलब कि A dB/dt डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R। तो ये फॉर्मूला में E/R, E की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब थोड़ा रेजिस्टेंस में ध्यान रखने का, आप लोगों को बोला है कि साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर है और वो हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, तो टोटल साइड कितनी होती है भाई, तो कि भाई टोटल साइड 4 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 16 ओम होगा। छुपी हुई चीज़ थी, ध्यान में होनी चाहिए ये। ठीक है, एरिया कितना, तो कि भाई एरिया आ गया 10⁻⁴, dB/dt कितना 20 इंटू 10⁻³
रेजिस्टेंस कितना 16, बस अब यहाँ से कैलकुलेशन लगा देने का, जो आएगा वो आपका आंसर 1.25 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर। कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, चलो 59, कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 0.1 मीटर, रोटेटेड अबाउट 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब कि ये आपको किसकी वैल्यू दे दी है भाई, f की वैल्यू दे दी है कि f कितना है 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे के रखा हुआ है 0.1 टेस्ला। ईएमएफ कितना जनरेट होगा, ठीक है, ये आप लोगों को फाइंड करने का है। रोटेटिंग डिस्क है, आया था ऐसा फॉर्मूला, पता होगा आप लोगों को 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो 1/2 बी कितना है 0.1 ओमेगा 2 पाई एफ, पाई वैसे ही रखना है, एफ की वैल्यू 10 है। रेडियस तो कि भाई 0.1 मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2। तो आप पूरा कैलकुलेशन यहाँ से लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 60 नंबर का क्वेश्चन। आपको बोला है कि ऐसे इनसाइड जाता हो रीजियन में मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा एक लूप, स्क्वायर बोला है आप लोगों को तो हम ऐसा मान लेते हैं, ये एक स्क्वायर लूप जा रहा है v जितनी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, इसका साइड लेंथ l जितना है, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, कितना होगा। देखो भाई ये दोनों की दोनों साइड जो है ये कैसी है, पैरेलल टू फील्ड है, तो ये वाले केस में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बचा ये बाहर वाला साइड, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की साइड है, तो इसमें तो कुछ ईएमएफ जनरेट होगा नहीं। अब खाली एक ही साइड बचता है जो कि अंदर भी है, जिसका लेंथ l है और मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी। सिंपल मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू BVL, ये हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से। चलो 61, आप लोगों को बोला है कि एक रिंग है, मेटालिक रिंग अटैच टू द वॉल ऑफ द रूम व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल नीचे की साइड ला रहे हैं, ब्रॉट नियर टू इट। देखो भाई फ्री फॉल करवा रहे हैं ऐसा नहीं बोला है, हाँ, खाली नियर ला रहे हैं, नज़दीक ला रहे हैं, ऐसा ही बोला है। ठीक है, तो रिंग के अंदर इंड्यूस्ड करंट कैसे होगा भाई, देखो एज द मैग्नेट कम्स क्लोजर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन उससे ऑपोजिट में होगा। मतलब कि इधर ये नॉर्थ आ रहा है तो मैग्नेट की साइड का लूप का पोल किसके जैसे एक्ट करेगा, नॉर्थ के जैसे एक्ट करेगा, तभी वो नज़दीक नहीं आएगा, रिपेल होगा। अब नॉर्थ के लिए आना है तो करंट को कैसी डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, थोड़ा राइट हैंड थंब रूल को लगाओ, फिंगर्स को कर्ल करो, नॉर्थ पोल में से फील्ड लाइंस बाहर निकलनी चाहिए, मतलब आपका थंब बाहर की साइड आना चाहिए। तो बाहर की साइड आने के लिए जो भी करंट है वो किस हिसाब से फ्लो होना चाहिए, कुछ इस हिसाब से फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। ठीक है, हाँ देखो ये फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड देन क्लॉकवाइज या फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों ऑप्शन नहीं आ सकते। इसका रीज़न है कि ये कब आता, जब फ्री फॉल की बात होती, कि एक तो मैग्नेट आ रहा है और बाद में फ्री फॉल होकर नीचे चला भी गया। ठीक है, तो आते टाइम फ्लक्स इंक्रीज होगा, जाते टाइम फ्लक्स डिक्रीज होगा। दोनों केस में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है वो भी टर्न बाय टर्न चेंज हो जाएगा। बट ये कब, जब फ्री फॉल बोला होगा तब। अपने को तो बोला था कि नज़दीक ला करे, ठीक है, मतलब कि नज़दीक ला रहा है बस ये जितने एक्सेलरेशन से, उसमें से थ्रू एंड थ्रू पास होकर नीचे चला जाता है, ऐसा कुछ बोला नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ये एमसीक्यू का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट का लेक्चर खत्म होता है। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्यूशन के लेक्चर में। ओके।